ये जो कहानी है, ये कहानी है अल्बर्ट आइंस्टाइन की। अल्बर्ट आइंस्टाइन अपने टाइम के बहुत बड़े साइंटिफिक जीनियस रहे हैं। उन्होंने फिज़िक्स को एक नई दिशा ही दे दी थी। उनकी वजह से लोगों में फ़िज़िक्स के प्रति बहुत ज़्यादा उत्साह जगा। उनका इंटरेस्ट फ़िज़िक्स के साथ साथ मैथमेटिक्स में भी बहुत था। ज्यूरिख जो यूनिवर्सिटी थी, उस यूनिवर्सिटी में उन्होंने रिलेटिविटी पे बहुत काम किया था। उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आज भी उतनी ही ज़्यादा फेमस है और उतनी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानी जाती है। उन्होंने कहा था कि टाइम और डिस्टेंस एब्सोल्यूट नहीं है। उन्होंने एक फेमस फार्मूला भी दिया था, E=mc²। यह फार्मूला न्यूक्लियर रिएक्टर और एटम बॉम्ब बनाने के लिए यूज़ होता है आज भी। उन्होंने ग्रेविटी को एक नई मीनिंग दे दी थी। इस थ्योरी की वजह से, अपने फिज़िक्स में कंट्रीब्यूशन की वजह से उन्हें बहुत सारे अवार्ड्स मिले थे और उन्हें 1921 में फ़िज़िक्स का सबसे बड़ा अवार्ड, नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो आइए जानते हैं उनकी कहानी, कैसे उन्होंने संघर्ष करा अपने पूरे जीवन भर में और उनकी पर्सनल लाइफ कैसी थी, उनकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी थी। आइए जानते हैं आगे की कहानी में। उनकी कद काठी, उनका चेहरा, उनकी बॉडी, ये सब एक नॉर्मल बॉय जैसा ही था। उल्टा उनकी मम्मी को लगता था कि वो एक फ्रीक है। फ्रीक मतलब होता है ऐसा इंसान जो दिखने में नॉर्मल ना हो, दिखने में, बिहेव में, बात करने में वो एक नॉर्मल इंसान जैसा ना बिहेव करता हो। अच्छा, हम कब बोलने लग जाते हैं? 1 ईयर में, राइट। हम 1 ईयर में चलने भी लग जाते हैं और थोड़ा थोड़ा बोलने भी लग जाते हैं। पर अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ ऐसा नहीं था। जब उनकी एज 2.5 साल की थी तब उनने बोलना शुरू किया था। और बोलना भी कैसा, वो हर बात को 2-2 बार बोला करते थे। और इसी रीज़न की वजह से उनके ज़्यादा दोस्त भी नहीं थे। उनके साथ के लड़के जो उनके साथ खेला करते थे, प्लेमेट्स, उनको ब्रदर बोरिंग कहा करते थे। इन्हीं सब रीज़न की वजह से वो हमेशा अकेले ही खेला करते थे। उन्हें मैकेनिकल टॉयज़ बहुत पसंद थे। मैकेनिकल टॉयज़ वो टॉयज़ होते हैं जिनको चलाने के लिए हमें मैकेनिकल एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। एक बार की बात है, जब उनकी सिस्टर का जन्म हुआ तो उनको देखकर कहने लगे, फ़ाइन, पर ये बताओ इनके व्हील्स कहाँ हैं। इतना ज़्यादा प्यार था उनको मैकेनिकल टॉयज़ से। उनका जो हेडमास्टर था, इन्हीं सब रीज़न की वजह से अल्बर्ट को पसंद नहीं करता। अल्बर्ट के फादर को बुलाकर उनने तो यहाँ तक कह दिया था कि अल्बर्ट कोई भी प्रोफेशन चूज़ कर ले, मैं गारंटी देता हूँ कभी सक्सेस नहीं हो पाएगा। सबको इस बात का थोड़ा दुख तो लगा था। अल्बर्ट जब 6 साल के थे तब उन्होंने वायलिन बजाना शुरू किया था। वायलिन बजाना शुरू किया था उन्होंने अपनी मम्मी के कहने पर। उनकी मम्मी चाहती थी कि वो वायलिन सीखें। बाद में वो वायलिन में एकदम परफेक्ट हो गए और ये वायलिन का शौक़ फिर उन्हें ज़िंदगी भर रखा अपने पास। आगे कहानी कहती है कि अल्बर्ट कोई बुरे स्टूडेंट नहीं थे। जब वो 15 मंथ के थे तब उनकी फैमिली उल्म से म्यूनिक चली गई थी। म्यूनिक भी एक शहर है जर्मनी का। दोनों के बीच की डिस्टेंस लगभग 150 किलोमीटर्स होगी। आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड स्टूडेंट। वो हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाते थे। पर आइंस्टाइन को रेजिमेंटेशन पसंद नहीं था। रेजिमेंटेशन मीन्स डिसिप्लिन। आइंस्टाइन को रेजिमेंटेशन उतना ज़्यादा पसंद नहीं था। तो 15 ईयर्स की एज तक आते आते वो इतना परेशान हो गए थे कि उन्होंने वो स्कूल ही छोड़ दिया। और अपने पेरेंट्स के साथ एक लंबे डिस्कशन के बाद ये डिसाइड हुआ कि वो अपनी मर्ज़ी से अपनी पढ़ाई स्विट्ज़रलैंड में कंटिन्यू रख सकते हैं। अल्बर्ट के पेरेंट्स मिलान को चले गए थे। अब मिलान एक सिटी है इटली में। तो अल्बर्ट के पेरेंट्स मिलान को चले गए थे। आइंस्टाइन को मैथ्स और फिज़िक्स में महारत हासिल थी। वो इन 2 सब्जेक्ट में गिफ्टेड ही थे। हम भी किसी न किसी फील्ड में गिफ्टेड रहते हैं, आप भी होंगे। आप कभी गौर करके देखिएगा आप किस काम में गिफ्टेड हैं। तो अल्बर्ट ने ज्यूरिख यूनिवर्सिटी में अपना स्टडी कंटिन्यू रखने की सोचा। ज्यूरिख एक सिटी है स्विट्ज़रलैंड में। वो स्विट्ज़रलैंड चले गए थे ना लंबे डिस्कशन के बाद, हाँ वहीं पर। तो जब वो इसमें पढ़ाई कर रहे थे तो उनको उनके ही क्लास में पढ़ रही एक लड़की मिलेवा मैरिक से प्यार हो गया था। जो मिलेवा मैरिक थी वो भी बहुत ब्राइट स्टूडेंट थी। उन दोनों वुमेन का पढ़ाई करना अच्छा नहीं माना जाता था। तो ज्यूरिख की यूनिवर्सिटी उन 1-2 यूनिवर्सिटी में से एक थी जहाँ पर उन्हें डिग्री मिल सकती थी। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और उन दिनों व्हाट्सएप FB तो होते नहीं थे, तो उन दोनों ने लेटर से एक दूसरे को अपनी बात कहना शुरू कर दिया। आइंस्टाइन याद करते हुए कहते हैं कि वो इतने खुश हुए और प्राउड फील कर रहे थे जब वो दोनों रिलेटिविटी के प्रिंसिपल के कंक्लूजन तक पहुँचे थे। रिलेटिविटी क्या होती है हम थोड़ी देर में जानेंगे। अब तक ईयर आ गया था 1900 और आइंस्टाइन हो गए थे 21 ईयर्स के। उनने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था, पर अभी एम्प्लॉयड हुए नहीं थे। वो कहीं नौकरी उन्हें लगी नहीं थी, वो अनएम्प्लॉयड ही थे।
तो उन्होंने टीचिंग असिस्टेंट की जॉब कर ली। 1902 में फाइनली उनको जॉब लगी, और वो कहाँ लगी? बर्न में एज अ पेटेंट ऑफिसर, जहाँ वो दूसरों के इन्वेंशन को एवेल्युएट करते थे, पर चुपके चुपके वो अपने खुद के आइडियाज़ पर भी काम कर रहे थे। ऐसा ही एक पेपर उन्होंने 1905 में पब्लिश किया। उस पेपर का नाम था आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसमें लिखा था टाइम और स्पेस एब्सोल्यूट नहीं है। मीन्स अगर हम कोई भी दो एक्यूरेट घड़ी को जो एक ही टाइम बता रही हों, कोई एक जर्नी पर लेकर के जाएं, जहां एक घड़ी को हम फास्ट स्पीड से लेकर जाएं और एक घड़ी को हम स्लो स्पीड से लेकर के जाएं, और वो जर्नी कंप्लीट करने के बाद अगर सेम टाइम में आकर के मिले तो दोनों का टाइम सेम नहीं होगा। और इसी प्रिंसिपल से एक इक्वेशन निकल कर आई जो दुनिया की अभी तक की सबसे फेमस इक्वेशन है। वो इक्वेशन है E = mc²। E = mc² में E का मतलब होता है एनर्जी, m का मतलब होता है मास, और c मीन्स होता है स्पीड ऑफ लाइट। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस प्रिंसिपल को एक और तरीके से समझाया है। वो कहते हैं कि जब तुम किसी नाइस गर्ल या बॉय के साथ बैठे हो जो तुम्हें पसंद है, और बैठकर तुम बातें कर रहे हो, तो 2 घंटे की बातें तुम्हें 2 मिनट जैसे लगेंगी। और अगर वहीं तुम किसी हॉट स्टोव के ऊपर सिर्फ 2 मिनट के लिए बैठ गए, तो वह 2 मिनट तुम्हें 2 घंटे जैसे लगेंगे। जब आइंस्टाइन फिज़िक्स की डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे, उनकी प्राइवेट लाइफ इससे बहुत अफेक्ट हो रही थी। अल्बर्ट मिलेवा से पढ़ाई ख़त्म करके तुरंत शादी करना चाहते थे, पर उनकी मदर इसके अगेंस्ट थी। हमारी सोसाइटीज़ में भी होता है ना, सेम वही उनके साथ भी हो रहा था। उनकी मम्मी को लगता था कि मिलेवा आइंस्टाइन से 3 साल बड़ी है, तो ये शादी करना सही नहीं होगा, और साथ ही वो मिलेवा की इंटेलिजेंस से भी बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। तो थोड़े टाइम के लिए शादी टाल दी गई, पर फाइनली जनवरी 1903 में उनने शादी कर ली है। उनके 2 बच्चे भी हुए, पर ये शादी ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाई, और कुछ ही ईयर बाद 1919 में दोनों ने डिवोर्स ले लिया। दूसरी तरफ आइंस्टाइन की प्रोफेशनल लाइफ थी। आइंस्टाइन की प्रोफेशनल लाइफ में उनका गोल्डन पीरियड शुरू हो चुका था। उन्होंने 1915 में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश कर दी, जिसने ग्रेविटी की नई डेफिनेशन ही दे दी थी। और फिर उसके बाद 1921 में उनको फिज़िक्स का सबसे बड़ा प्राइज़ मिला, नोबेल प्राइज़। जब 1933 को नाज़ी जर्मनी में पावर में आए, तो सारे जितने भी साइंटिस्ट थे वो सारे के सारे अमेरिका आ गए। उन्हें डर था कि कहीं उनके नॉलेज से वो एटॉमिक बॉम्ब ना बना लें। पर 5 साल बाद ही न्यूक्लियर फिजन की खोज हो गई, और ये खोज हुई थी बर्लिन में, जिसकी वजह से जो अमेरिकन फिजिसिस्ट थे वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए। इसी डर की वजह से अपने कलीग के कहने पर आइंस्टाइन ने उस समय अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उनको एक लेटर लिखा, और यह लेटर लिखा था 2 अगस्त 1939 को, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर इस प्रकार का एक भी बॉम्ब बनता है और ये कहीं पर भी एक्सप्लोड होता है, तो ये न सिर्फ उस जगह बल्कि आसपास के पूरे इलाके को तहस नहस कर देगा। वो बहुत ज़्यादा डरते थे एटॉमिक बॉम्ब के यूज़ से। उनका ये कहना झूठ भी नहीं किया था, क्योंकि अमेरिका ने फाइनली एटॉमिक बॉम्ब बना लिया था। उनका एक सीक्रेट प्रोजेक्ट था खुद का, उसके तहत उन्होंने एटॉमिक बॉम्ब बना लिए थे। और उसे कहाँ गिराए? उसे गिराया जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी में 1945 अगस्त में। आइंस्टाइन इससे बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा तबाही देख ली थी। उन्हें पता था कि एटॉमिक बॉम्ब अगर कहीं पर गिर जाए तो कितनी बुरे हाल कर सकता है। ये सब देखने के बाद उन्होंने एक पब्लिक मिसिव लिखा। मिसिव कहते हैं लेटर को, और ऑफिशियल यूज़ के लिए काम आए। तो उन्होंने एक पब्लिक मिसिव लिखा यूनाइटेड नेशंस को। उन्होंने एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाने के लिए ज़ोर दिया कि सारे के सारे देश आगे आकर के एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाएं, और आगे इस बात का ध्यान रखें कि भविष्य में कभी भी ऐसा एटॉमिक बॉम्ब की वजह से किसी और देश का इतना नुकसान ना हो। अपने आखिरी दशक में, आखिरी के 10 ईयर्स में, वो पॉलिटिक्स में और जितने भी हथियार बन रहे थे उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए थे। वो शांति और डेमोक्रेसी के लिए हमेशा संघर्ष करते रहे। अपने आखिरी दिनों में उन्होंने, जब आइंस्टाइन की डेथ हुई थी 1955 में, तो उनकी एज हो गई थी 76। उन्हें दुनिया आज भी एक विजनरी और एक वर्ल्ड सिटीज़न के तौर पे जानती है, जो न सिर्फ विजनरी थे बल्कि एक साइंटिफिक जीनियस भी थे।